एक बुक दे दो मेरे को। कुछ होमवर्क दिया था मैंने, इलस्ट्रेशन कर लिए सबने? ठीक, चलो पेज नंबर आओ मेरे साथ। ये भी कर लिया था मैं, पेज नंबर 6.13 पे जो इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। चलो नेक्स्ट आइए, पेज नंबर 6.16 क्यूज पढ़िए। आइए फटाफट से पढ़ते हैं। बी प्राइवेट लिमिटेड एग्री टू सप्लाई गुड्स टू बी प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹150 ऑन कब 23rd June. Next day it removed the goods from its factory and issued the invoice on कब 25th of June. Payment of the goods है जी, is made by B Private Limited on 15th of July. What is the time of supply of the goods is? अच्छा, goods के लिए क्या फॉर्मूला है? Date of invoicing, last date of invoicing, whichever is earlier. Date of invoicing पता है 25 जून, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग ये भी पता है इसमें, बोला है क्वेश्चन में चिल्ला के। हाँ कब 24 को, 24 ना, तो 23 और 25, 24 23 नहीं क्यों? अच्छा, लास्ट डेट ऑफ सेक्शन 31 ले रहे हो? अरे यस नो, अच्छा वो क्या कहता है, जिस दिन रिमूव हो रहा है मैक्सिमम लास्ट डेट वही है आपको इनवॉइस इशू करने की। तो 24th of June और 25th of June whichever is earlier। लगाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमान प्राइवेट लिमिटेड एग्री टू सप्लाई टॉयज टू गंगा प्राइवेट लिमिटेड फॉर ₹150 on 23rd June and received an advance of ₹1 lakh for the same day। इधर गुड्स के केस में एडवांस मिल रहा है, रेलिवेंट है इररेलिवेंट है? ओके, नेक्स्ट डे कौन सा होगा? 24th। इट रिमूव गुड्स टॉयज फ्रॉम इट्स फैक्ट्री एंड इशू इनवॉइस ऑन 25th of June। बैलेंस पेमेंट ऑफ 50,000 was made by Ganga Private Limited on 15th of July. The time of supply of advance of ₹1 lakh and balance of ₹50,000 shall be dash and dash। हाँ जी, dash and dash what? 24 क्या? हाँ पूछ रहे 24 जून एंड कौन सा आंसर है? बी है सर, बी है सर, 24 जून, इसमें कोई दुराई नहीं है, यहाँ एडवांस से पेमेंट से फर्क कोई पड़ता नहीं है हमको। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज 6.17 MCQ 100%। इधर जब एडवांस से फर्क पड़ता नहीं है फिर ये लाइन लिखी क्यों? पढ़ते हैं एक बार, पहले पढ़ते हैं। एक्सेस पेमेंट अप टू, सपोज इधर अब ग्रोसरी शॉप से, एक ही ग्रोसरी शॉप से आपके घर में किराना आता है, सपोज उसका बिल बैठा है इस मंथ का 5,000 समथिंग, 5,649 है ना? ठीक है, आपके पिताजी ने 6,000 रुपये दिए थे कि ले बेटा 6,000 रुपये, इससे ज़्यादा का सामान आएगा नहीं। आपने कहा ठीक है हम ले आते हैं, तो कितने का है सामान लिख के कर लेते हैं। वैल्यू कितनी थी उसकी? 55, सपोज 59 ये वैल्यू थी। ठीक है, आपको कितने रुपए दिए पापा ने? 6,000 है ना? आपके हाथ में पेमेंट है 6, आपने 6 के 6 उसे दे दिए और बोला अरे जो बच गए ना, जो हमारा भी बैलेंस बच गया वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर लेना।
होता है तो नहीं होता है? नहीं नहीं गौरव कह रहा हमारे साथ नहीं होता जी, हम तो पूरे पैसे लेके आते हैं। अच्छा। उसने क्या बोला, नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर लेना। कितना बैलेंस बचा है? 4000, राइट? क्या बोला गौरव कि नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर लेना। वो कह रहा है ठीक है कर लेता है। अगर हम बात करें, अगर एडवांस कर लो एज इट इज होता गुड्स पे भी, तो ये जो 441 रुपए है इसको क्या ट्रीट कर लिया जाता लॉ में? समझ में आ रही है बात? समझ में? बट ऐसा चलता है ट्रेड में। तो वो बोल रहे थे अगर एडवांस पे जीएसटी लगा रहे थे तो अप टू ₹1000 के एडवांस पे कोई भी नो टाइम ऑफ सप्लाई, कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई आप नहीं निकालेंगे। रीज़न भी, अगर कोई व्यक्ति किसी दुकानदार को गुड्स के केस में 1000 रुपये तक क्या दे देता है, एडवांस पेमेंट कर देता है, तो उसके लिए आप क्या नहीं निकालेंगे टाइम। अगर टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है तो अभी जीएसटी पे अभी जीएसटी पे नहीं कर। कब करना है? नेक्स्ट बिल में करना है ना। जब नेक्स्ट बिल बनेगा ग्रोसरी का, हो सकता है वो 5800 समथिंग का बन जाए, अरे ये से ना, तो उसमें एडजस्ट होगा, वहाँ जीएसटी पे होगा। तो देयरफॉर अगर एडवांस पे लॉ था गुड्स के केस में, तो ये भी प्रोविज़न तभी रेलिवेंट था, बट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोर्स में। तो क्या बोला लॉ, ये सोच रहा है, अब भी सोच रहा है, बट है नहीं ऐसा कि गुड्स के केस में एडवांस पे भी क्या है, जीएसटी। तो वो बोल रहा है अगर आपको एज ए दुकानदार सप्लायर 1000 रुपये तक एडवांस आ जाता है किसी से, तो उसको टाइम ऑफ सप्लाई मत निकालना। जैसे इस दुकानदार को आ गया, कितना आ गया, 441, अरे ऐसे ना, ठीक है। तो पढ़िए ज़रा, एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस, ऑप्शन मार्क कीजिए। लॉ क्या कह रहा है, आपको ऑप्शन है ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन टू सेक्शन 2, प्रोविजन मतलब एक्सेप्शन, राइट? ओके, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 फॉर अ पेमेंट अप टू, कितना मार्क कीजिए जरा, पेमेंट अप टू 1000 received in excess of value of goods. My value of goods in this example 559, राइट? बट मैंने कितना पे कर दिया उसको, और कितना एक्स्ट्रा चला गया, 441, विच इज अप टू 1000। अगर एडवांस पे भी गुड्स के केस में जीएसटी होता तो मुझे और आपके सप्लायर को एक ऑप्शन मिल जाता कि इस एडवांस पे टैक्स ना दे। कब दे? तो नेक्स्ट बिल बनेगा जब नेक्स्ट सप्लाई होगी, ठीक है। द सप्लायर, मार्क कीजिए, सप्लायर कैन चूज, कर सकता है, द सप्लायर कैन चूज टू टेक द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड with respect of such excess amount as the time of supply of goods for such excessive value। वो बोल रहा है जो 441 है ना, इसका जब नेक्स्ट सप्लाई होगा उसी सप्लाई का ही टाइम ऑफ सप्लाई आप मांग सकते हो। आप ऐसे नहीं कि आपका एग्जाम्पल क्या है, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो पेमेंट तो अब है ही नहीं, ये तो इरेलीवेंट है पूरा, ठीक है। Since GST on supply of goods is payable only on the basis of issuance of invoice, the provision is practically irrelevant। वो खुद ही बोल रहे लोग, ये प्रोविजन क्या है? क्यों? क्योंकि एडवांस पे जीएसटी नहीं है, किसके केस में? गुड्स के, बस सर्विसेज के केस में है, आज भी है, ठीक। दिस प्रोविजन इज प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिस चलती है मार्केट में, इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है? क्योंकि एडवांस के केस में या एडवांस गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता। इफ नाइदर द डेट ऑफ इनवॉइस नॉट द डेट ऑफ पेमेंट इज अवेलेबल, हो गए, देन द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ रेजिडुअल प्रोविजन। अभी देखेंगे इस लाइन का मतलब, यहाँ तक समझे या नहीं, पहले बताओ, ठीक है। चलिए अब आ जाइए आप पेज नंबर साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों लोग पैरेलल चलेंगे। हमने 12(2) पढ़ा, 13(2) पढ़ा, अब टाइम लिमिट पढ़ा,
1000 तक की एडवांस पेमेंट का सेम प्रोविजन ना मिलेगा। चलो फटाफट से आओ, साथ साथ चलाएंगे। अगर एक एक करके चलाओगे तो भूल जाओगे। पेज नंबर 6.34 पे बात कर रहे हैं हम लोग, बॉटम में पेज नंबर 6.34 आगे। चलो क्या कह रहा है, एक्सेस पेमेंट अप टू 1000, ऑप्शन ऑफ टेकिंग इनवॉइस डेट एज द टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, सर्विस के केस में एडवांस कैसे जाएगा? मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहेंगे ले फालतू रख ले पैसे, नहीं, समझिए। अब तो नहीं होता, पोस्ट पेड बिल पहले पे होते थे। पोस्ट पेड बिल, ये पोस्ट बिल या पोस्ट पेड बिल ये पे होते थे। कैसे पे होते थे? जैसे BSNL का आता था पहले वाईफाई, एक ही वाईफाई होता था BSNL। तो क्या होता था, इनके ऑफिसेस जाना होता था और वहां पर कैश दो, कैश ही होता था, ऑनलाइन तो नहीं होता। ये चेक दे दो और बिल के साथ वो दे दो, वो आपको रसीद दे देते थे। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास सपोज आपका बिल बना वाईफाई का, सपोज 4620 रुपये का बना, आपने उसे 5000 रुपये दे दिए। आपने पेमेंट कितनी दी? खुले हुए नहीं थे आप पे 5000। बैलेंस कितना हुआ? हाँ जी, राइट, ठीक है। 380 रुपये या तो उस पर थे नहीं, या आपने बोला अगले बिल में लगा देना। आज भी चलता है, पोस्टपेड बिल हटा दो, बिजली का बिल कर लो। वैसे तो बिजली का बिल भी आप ऑनलाइन जमा कर देते हो, मगर खिड़की पे अब भी जमा होते हैं, अगर आपने करे हो तो शायद। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। तो बिल है आपका 4620, आपके पापा ने कितने दिए? 5। बेटा जो बचे हैं ना वो अगले बिल में एडजस्ट करा लेना, हो जाते हैं। आपने बिल में एक कॉलम देखा हो, एरियर और एडवांस करके कॉलम आता है। बिजली का बिल पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा नहीं किसी बच्चे ने। उस बिल में क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू होती है, आपको एक सब्सिडी माइनस होती है, फिर आपका अगर पिछला कुछ बकाया है तो एरियर में आ जाता है, अगर आपने एडवांस जमा करा है तो माइनस हो जाता है एडवांस के कॉलम में। और फिर आपको एक छूट दी जाती है कि अगर आपने ड्यू डेट से पहले कर दिया जमा तो 10, 20, 50 रुपये की छूट, और ड्यू डेट के बाद करा तो फिर फुल अमाउंट जो हमने लिखी है वो आपको देनी पड़ेगी। अभी देखिएगा एक बार बिजली का बिल उठा के, अभी रिसेंट का उठाना, ठीक है, वापस से मांगना कि दिखाना जरा जी बिजली का बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में आज भी होता है। तो आप क्या कर सकते हो, उनके काउंटर पे जाओ और 380 रुपये क्या बोलो, भैया एडवांस लिख लो, इसे जमा कर लो एडवांस। और आपको पर्ची जो जाएगा रसीद कितने की देगा? 5000 की। ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बिल में वो माइनस होकर आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सर्विस, यस या नो? यस, नाउ तो ये 1000 रुपये वाला प्रोविजन चलेगा उसमें। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पे क्या GST है? पहली बार, इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड्स और नॉट? तुम भूल गए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अरे तुम भूल गए सब कुछ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 टॉकिंग अबाउट गुड्स, याद आ रहा है? धुंधला कुछ नहीं तो चल रहा है आजकल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, है ना? अच्छा, क्या कहता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट गुड्स के बारे में? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर वगैरह वगैरह वगैरह। लास्ट में क्या था? गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी था ना? इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड्स, यस। वहाँ के लिए, कहाँ के लिए? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए। बट यहाँ के लिए गुड्स की डेफिनेशन थी ना, था उसमें इलेक्ट्रिसिटी? तो जो गुड्स नहीं हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ क्वालिफाई हो रही है? सर्विस में, ठीक है। हमें लॉ देखना है, हम किसकी क्लास में बैठे हैं, हमें वैसे ही सोचना है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज द सर्विस
और अगर आपने 1000 रुपये फालतू उसको दे के आए हो, तो क्या डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एज एन सप्लायर, उसके पास कुछ एडवांस चला गया? हाँ, सपोज ये जून 25 का बिल था जो अब चल रहा है, ठीक है, वो तो पे हो गया पूरा, और नेक्स्ट मंथ जुलाई 25 के बिल में भी कुछ एडवांस आ गया। सपोज आपका जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस पर डेट पड़ी है सपोज हर 5 तारीख को आता है, तो ये 5 जून को आया होगा। ऐसे ही आपको पता है नेक्स्ट कब आएगा, 5 जुलाई। और आपने पेमेंट कितनी कर दी? आपने पेमेंट ट्रांचेस में कर दी। एक तो यहाँ कर दी, सपोज आप पे करने कब गए, 6 जून 25 को गए, तो आपने 6 जून 25 को कितनी पेमेंट कर दी? ₹380। और बैलेंस कहाँ करोगे? बिल जनरेट होने के बाद। तो इस केस के लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? TOS इन केस ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, अर्लियर ऑफ बिल डेट, whichever is, बट अमाउंट कितनी है? 380 अप टू। तो सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो इनवॉइस डेट को ही क्या माने, इफ द एडवांस पेमेंट इज अप टू 1000 रुपीज। समझ रहे? हाँ, कहाँ हिसाब रखते रहोगे छोटी छोटी अमाउंट का? ठीक है, पढ़िए 6.34 MCQ, excess payment up to 1000, option of taking invoice date. Yes, this is my invoice date. Option of taking invoice dates at the time of supply. Yes, मैं 5 जुलाई 25 को ही क्या मान रहा हूँ? टाइम ऑफ सप्लाई। पढ़िए in terms of proviso, same proviso means exception to subsection 2 of section 13 for the payment up to, मार्क कीजिए, payment up to ₹1000 received in excess of the invoice value of June, ठीक है ना? Yes, the supplier electricity department can choose to take the date of invoice July issued with respect to such excess कितना है? 380 as the time of supply of services in relation to this excess value। नहीं तो फॉर्मूला लगाओगे तो यही आएगा पेमेंट आपका पहले, और इसको ही क्या माननी पड़ेगी? टाइम। मगर आपको एक एक्सेप्शन है, प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। समझ में आया? 13(2) तो यही बात करता है, इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच एवर इज, बट एक्सेप्शन है अगर 1000 रुपये तक का एडवांस है तो ये फॉर्मूला मत लगाओ, इनवॉइसिंग को ही क्या मान लो? टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ रही है? चले, सेम प्रोविजन चलाते रहेंगे साथ साथ। अब गुड्स पे आ जाओ। ओके, RCM याद है? थोड़ा बहुत भूल गए, याद है उसको? RCM वगैरह सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 याद है ना कुछ? अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कौन पे करता है RCM? रिसीपिएंट। अच्छा, सप्लायर में आप रिसीपिएंट, बट टैक्स तो सप्लायर पे करता है, वो फॉरवर्ड चार्ज में करता है, बट रिवर्स चार्ज में रिवर्स हो जाता है। कौन करता है? रिसीपिएंट। ठीक है, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट थी, टाइप ऑफ सर्विस, सप्लायर और रिसीपिएंट, था ना? ठीक है, इतना तो याद है तो हो जाएगा। अब टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है कि रिसिपिएंट को कब इस स्पेसिफाइड सर्विस पे GST सरकार को जमा करना है। किसको? रिसिपिएंट को। अब तक किसकी बात चल रही थी? सप्लायर कैन चूज, अभी था ना कि वो चूज कर ले बिल डेट को एज एन टाइम ऑफ सप्लाई इफ द एडवांस पेमेंट इज अप टू। अब किसकी बात चलेगी? रिसिपिएंट की, क्योंकि टैक्स किसको देना है? तो सरकार रिसिपिएंट से बोल रही है कि तू बेटा हमें टैक्स इस तारीख को दे। तो पढ़ते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर RCM। पढ़िए जरा मेरे साथ, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन विच GST is payable on reverse charge basis
under subsection 3 and subsection 4 of section 9 of CGST Act is determined in terms of section 12 subsection 3 clause A। अच्छा, वो बात इतनी सी भी है कि गुड्स RCM के केस में TOS निकलेगी सेक्शन 12(3) से, ठीक है। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स विल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, ठीक है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट तो शायद सेम आ रही है, द डेट ऑन विच द गुड्स आर रिसीव्ड, गुड्स आर रिसीव्ड, ये तो नया आ गया कुछ। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। नाउ एक चीज़ याद रखना, लास्ट अटेम्प्ट में इसमें अमेंडमेंट थी, क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, तो इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है इससे, ठीक है। अमेंडमेंट में समझा दूँगा क्या थी। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 बात करता है हमसे, इधर देखिए बच्चों, बात करता है हमसे TOS इन केस ऑफ गुड्स वेयर चार्ज इज अंडर डिवाइड चार्ज मैकेनिज्म, समझ में आ रही है। तो उसने बोला अर्लियर ऑफ, हाँ तो देखेंगे अर्लियर ऑफ। पहला, द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ व्हाट, गुड्स। अच्छा, जिस दिन हमें गुड्स प्राप्त हुए हैं, किसको प्राप्त हुए, रिसिपिएंट को। मुझे टैक्स देना है ना, मेरी बात हो रही है। जिस दिन मुझे गुड्स आए हैं वो डेट, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा, क्वेश्चन बोलेगा। सेकेंड डेट पकड़िए, द डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट, और द डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ओके, इधर सपोज मुझे पेमेंट करना है, मैं रिसिपिएंट हूँ। सपोज अब आप सप्लायर हो, RCM के ट्रांजैक्शन है, आप GTA वाले हो, मैं GTA सर्विस ले रहा हूँ, मैं रिसिपिएंट हूँ, ठीक है। मुझे पेमेंट करना है ना, एक ऑप्शन है मैं कैश दे दूँ आप लोगों को, ठीक। आपका 60,000 रुपये का फ्रेट हुआ, कितने का, 60, ठीक है। एक ऑप्शन है, लो भैया पैसे कैश में छुट्टी करो। एक ऑप्शन दूसरा, UPI दिखाओ, पेमेंट कर देता हूँ। चेक से हो सकती है, नहीं, हाँ, मैंने आपको चेक दे दिया, लो भैया चेक। सपोज आज तारीख है 13, है ना, तो मैंने चेक बनाया, कौन सी डेट का, 13 का। चेक की डेट लिखी 13 जून 2025। क्या आज ही क्लियर हो जाएगा, इतना तो नहीं, कल नहीं तो मैक्सिमम परसों, है ना। चेक की डेट ये है, चेक क्लियर कब हुआ मैं बता रहा हूँ। चेक क्लियर हुआ 15 जून को। सही चल रहा है नहीं, सही चल रहा है नहीं। आई एम द रिसिपिएंट, जिसको पेमेंट करना था उसने चेक से करा। चेक कब क्लियर हुआ, 15 जून। उसकी बैंक स्टेटमेंट में कब डेबिट हुआ, सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। ये तो डेबिटेड हुआ कहाँ पर, इन बैंक स्टेटमेंट, ओके। व्हाट इज माई डेट ऑफ पेमेंट इन दिस केस, बताइए दोनों में से। मैं रिसिपिएंट, व्हाट इज माई डेट ऑफ पेमेंट इन दिस केस, क्यों, तेरह 15, क्यों, यस, इफ यू प्रिपेयर गुड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जब ही आपने चेक दिया आप अपना बैंक क्या कर लोगे, रिड्यूस। जब भी तो BRS बनाते हो, चेक इशूड बट नॉट पर, भूल गए क्या, याद है ना, check issued but not present this date, but if check is issued I am debited my books। समझ में आ रहा है बात, नहीं तो बोल रहे जब आपने पेमेंट करी हो,
अब पेमेंट कैसे कर सकते हो? कैश करोगे तो सेम डे होगा, जब आपने कैश निकाला फर्म से और दे दिया उसी दिन। दिक्कत कब आएगी? जब चेक होगा। यूपीआई में भी कोई दिक्कत नहीं आनी, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी। दिक्कत कब आएगी? जब चेक होगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट दिस डेट, बट इट इज प्रेजेंटेड ऑन 15th of June। यही होता था, ईयर एंड पे बनाते थे बीआरएस, मैच करते थे बैंक बैलेंस विद द बुक्स। यस, तो आपको दोनों डेट में से जब आपने डेबिट करा बुक में, ये डेबिट हुआ है आपकी बैंक स्टेटमेंट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट आई उस सेकंड कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो लिखेंगे डेबिटेड फ्रॉम बुक्स और डेबिटेड, ये सब रिसिपिएंट की बात चलेगी, सब रिसिपिएंट की बुक्स से देखेंगे। डेबिटेड फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, है ना, विच एवर इज अर्लियर, जो डेटा है वो कॉलम बी में लिख देना। सी पढ़िए लास्ट, आइए सी पढ़िए मेरे से लास्ट, इंपॉर्टेंट है। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, फॉलोइंग बाद में, ठीक है। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम, कौन सी डेट से? द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कौन देगा? हाँ, यहाँ सप्लायर से बात हुई, जिस दिन सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया वो डेट पकड़ लेना, जो डेट ऑफ इनवॉइस होंगी उसको छोड़ देना, उससे नेक्स्ट 30 डेज जो डेट आई वो सी कॉलम में लिख देना। कर सकते हो? ठीक है, ओके। डेट ऑफ इनवॉइस और डॉक्यूमेंट बाय सम अदर नेम इन लिeu ऑफ इनवॉइस। अच्छा, बाय किसके द्वारा? सप्लायर के द्वारा। तो ठीक है, डेट इमीडिएटली या ऐसे लिखते हैं ना, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस डेट, फ्रॉम इनवॉइस डेट का, ठीक है। 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट, सिंपल है, ओके। जो डेट आएगी उसका भी क्या लेना है? अर्लियर, वो क्या माना जाएगा? टीओएस इन केस ऑफ गुड्स अंडर। अच्छा, अभी तक क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना सर। अभी तक हमने देखा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 12(2) क्या बोल रहा है? टीओएस किसके लिए? गुड्स के लिए, अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या इफेक्टिव फॉर्मूला निकला? इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग विच एवर इज, ठीक है, ठीक है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 टीओएस इन केस ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इनवॉइस एज इट इज आ जाएगा, हाँ, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइसिंग की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि इन लोगों को आदत है एडवांस पे जीएसटी देने की, सर्विस वालों को, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ लास्ट डेट की जगह पी स्टैंड्स फॉर पेमेंट, एडवांस पेमेंट, ठीक है। इसमें 1000 की एक्सेप्शन पड़ी दोनों में, यहाँ इररिलेवेंट थी, यहाँ रेलिवेंट थी, ठीक है। फिर सेक्शन 12(3) पढ़ा, ठीक है, इधर देखेंगे केवल इधर 12(3) पढ़ा, उसमें क्या बात हुई जी? 12(3) ने बोला हम टीओएस बताएंगे, किसका? गुड्स के केस में। कब? ये आरसीएम कौन पे करता है? पेड बाय रिसीपिएंट, ठीक है। तो दो चीज तो रिसीपिएंट से ले लो। पहली, द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव्ड हुआ, गुड्स रिसीव्ड डेट, सही चल रहा है। सेकेंड, जब मैंने रिसिपिएंट ने पे करा वो डेट ले लो। अगर मैंने चेक के द्वारा करा तो ये फॉर्मूला, नहीं तो फॉर्मूला लिख के रखना जरूर। जब डेबिट हुआ किससे? डेबिटेड फ्रॉम डीओए और
डेबिटेड फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। ये एक दिन भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, एज द केस में भी। डेबिटेड फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। इसकी भी क्या लेनी है, अर्लियर। सी एंड लास्ट सप्लायर से चलेगा, आप लोगों से। जब आपने मुझे इनवॉइस दिया ना, किसका, GTA का, लो जी बिल्टी दी जाती है। आपने नहीं सुना होगा, क्या होता है, ट्रांसपोर्टर का इनवॉइस को प्रैक्टिकली बोला जाता है बिल्टी। ठीक है, ये प्रैक्टिकल टर्म्स हैं। जब आप ऑडिट करेंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ट्रेनिंग आर्टिकलशिप में, तो वहाँ अगर आपसे कोई बोल रहा है ना बिल्टी, तो क्या समझिए किसके इनवॉइस की बात हुई है, ट्रांसपोर्टर के इनवॉइस की। तो आपने मुझे बिल्टी कब दी, वो डेट से 30 दिन चल जाऊंगा, तो 30 डेज फ्रॉम इनवॉइस डेट। ठीक, whichever is earlier is my time of supply of goods under। समझ में आ रही है बात नहीं? साइमल्टेनियसली आ जाओ 13 सबसेक्शन 3 पर, पैरेलल चलेंगे फटाफट। सबसेक्शन 3 फटाफट से। पेज नंबर 6.35। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज। ठीक, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच GST is payable on reverse charge basis except on services received from associate enterprises located outside India। इसका देखेंगे लॉ क्या होता है, ठीक है ना। अंडर सबसेक्शन 3 और अंडर सबसेक्शन 4 और सेक्शन 9, ठीक है, डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 13(3)। हिंदी में बात करूँ, उसने बात करी TOS इन केस ऑफ सर्विसेज वेयर द टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज डेल्ट या डिटरमाइंड बाय सेक्शन 13 सबसेक्शन। ठीक है, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट आपको लेनी है। फर्स्ट आ रही है डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट हमारी बात चल रही है ना रिसिपेंट की, जब मैंने पे करा। अच्छा, ये वाली डेट ऑफ पेमेंट ही तो हुई। इस कॉलम को मैं डेट ऑफ पेमेंट ना मानूं? ये क्या है, क्या डेबिटेड, ये डेट ऑफ पेमेंट ही तो है। अरे कैसी बात कर रहे हो, ये डेबिटेड क्या, अमाउंट डेबिटेड किससे, रिसिपिएंट के बुक से या बैंक खाते से, है ना। तो यहाँ हिंदी में लिख दिया उसने डेट ऑफ पेमेंट, और चलो डेट इमीडिएटली, यहाँ मतलब इधर पॉइंट नंबर यहाँ बी है और सी है, बी में डी आ गया, बी है और सी, ए नहीं है। ए में क्या था, गुड्स। अरे गुड्स ही तो रिसीव्ड होता है, सर्विस कैसे रिसीव्ड होगी, सर्विस तो कंप्लीट होती है। देखिए तुमने, तुम्हारे पे सर्विस है, तुम्हारी एक्टिवा की हाथ में है तुम्हारे, नहीं सर मेरे पे तो पल्सर है। चलो सर आइए फटाफट, क्या कह रहे हैं, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, यहाँ आएगा ही नहीं, यहाँ किसकी बात चल रही है, सर्विस की। तो ठीक है, इधर बी आएगा और सी। बी में क्या था, डेट ऑफ पेमेंट, और सी में क्या था, 30 डेज, काट के 60 कर लो। किसके केस में, बस खत्म हो गया सर्विस का। ठीक है, सही चल रहे हैं। कितने सब सेक्शन है, 5 हैं, 3 हमने कर लिए। ओके, थोड़ा सा रिवाइज स्कोर करते हैं। इधर आओ, फॉर्मूला अगर हमारी ग्रिप में आ गया, क्वेश्चन आराम से निकलेगा 5 नंबर का, 5 से ज़्यादा नहीं आएगा ये चैप्टर, 2-3 नंबर के MCQ मान लो बस ना। इधर तुम्हारा पास्ट ईयर रेडी हो गया, टैक्स का भी और लॉ का भी। अब स्टार्ट कर दो घर पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन, राइट।
क्वेश्चन मैं दूंगा, राइट, जो चैप्टर चल रहा है वैसे भी और पिछले भी सभी करके लाने हैं, ठीक है। और ये सी ना रिवाइज करते रहो मल्टीपल टाइम, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। 30 ईयर का पास्ट ईयर है, 30 साल बहुत सफिशेंट होते है ना। कर लिया तो 101% निकल जाओगे, पास हो जाओगे। चलो इधर सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 किसका है? TOSG सर्विसेज के लिए। अंडर 3 है तो रिवर्स चार्ज, ठीक। अच्छा इधर बात करते हैं सर। 12(3) में क्या थी? 3 कंडीशन। पहली, डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ सर्विस कुछ नहीं होती तो वो आएगा। बी पॉइंट, डेट ऑफ पेमेंट, वहाँ फॉर्मूला दे दिया था, फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा है ना, बट हिंदी में क्या लिख दिया उसे? डेट ऑफ पेमेंट। तो अर्लियर ऑफ, फर्स्ट डेट ऑफ पेमेंट और 60 डेज फ्रॉम इनवॉइसिंग। सही बोल रहे हैं? इसका भी अर्लियर इज माय टर्म ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। पैरेलल चलाइए लॉ को। एक पेपर पे A4 साइज के बीच में लाइन करके एक चार्ट बना देना, इधर 12(2) साइमल्टेनियसली 13(2) ऐसे कीजिएगा। पेपर पे बीच में मार्क कीजिएगा, इधर इस तरह से सेक्शन 12(2) और 13(2), इधर 12(2) लिखिए पूरा, इधर 13(2) लिखिए। ऐसे करके 5 सबसेक्शन कंपैरिजन में चलेंगे। अकॉर्डिंगली चाहे कॉपी पे चाहे कैसे भी इसका चार्ट बनेगा, बन जाएगा। हाँ। कल तक 12(2), 13(2), 13(3) और 12(3) ये लिख के लाना, ठीक है। आज की क्लास करते हैं।